अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरा चैप्टर, टॉपिक हिसाबी तसाउद, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये सबक 10वीं के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके पास होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको जानना ज़रूरी है, इस सबक को अच्छी तरह से समझ लेना ज़रूरी है। इस सबक से बोर्ड में 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और इसको आपको आना चाहिए करना। कमज़ोर बच्चों के लिए इसलिए कहा हमने कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बच्चे सिर्फ 100 तक 200 तक गिनती पढ़ लिख ले जाते हैं, उसका जमा नफ़ी कर लेते हैं, 10 तक सिर्फ पहाड़े याद हैं। तो ऐसी हालत में वो लोग सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। और इस चैप्टर से 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के सवाल आते हैं। बहुत कम ही चांस ऐसा होता है कि जिसमें 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। पहले जब ये सबक इसका तकरीबन डबल था, इसमें 2 हिस्से थे, उस एक हिस्सा निकाल दिया गया, तब 4 नंबर का भी सवाल पूछा जाता था और 5 नंबर का सवाल भी पूछा जाता था। लेकिन अभी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और MCQ के सवाल पूछे जाएंगे। सरगर्मी भी पूछी जा सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा जमा नफ़ी, छोटी छोटी अदद का ज़रब, तक़सीम आता है तो आप आसानी के साथ इनके सवालात को हल कर सकते हैं। सवालात हल करने का मतलब कि पढ़ कर के सवाल को समझ लें कि ये सवाल क्या है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या हिसाबी तसाउद कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप दुनिया में देखेंगे तो ये बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पर ये आपको ये समझ लेना है कि हमको पास होना है या अच्छे नंबर ले आना है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, खुशी आ जाती है दिल से कि पास होना है और अच्छे नंबर से पास होना है। तो इसको हमको ज़रूर देखना होगा। आप हर लेसन को देख सकते हैं, हर चैप्टर को देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ख़ास तौर से जो तलबा कमज़ोर हैं उनके लिए ज़रूरी है कि तीसरा सबक अपने लिए रखें कि हम आसानी से इसको हल करेंगे, दिल लगा करके, और इसके सवाल हल करने की कोशिश करेंगे और हल कर ले जाएंगे। तब आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने असल टॉपिक हिसाबी तसाउद या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आते हैं। आप कोई भी दुनिया, ये मखलूक, कोई भी मखलूक, उसके बारे में गौर फिक्र करें तो हर एक चीज़ मुरत्तब है, एक मुतय्यन शक्ल में जुड़ी हुई है। आप मसनवी की बात नहीं हो रही, जो कुदरती चीज़ें हैं वो एक तरतीब से जुड़ी हुई हैं। उसका एक मकसद है कि किस तरह से वो अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो आपने मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में आपने सबसे पहले गिनती शुरू किया है। गिनती क्या होती है? 1 2 3 4 5, इस तरह से आपने पहाड़े पढ़े हैं, टेबल पढ़े हैं। टेबल क्या होता है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। एक मुरत्तब तरीका है, तरतीब दी गई है जिससे हमको आगे वाली आदत मिलती रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, आसमान में सितारे दिखाई देते हैं, चाँद सूरज दिखाई देते हैं। ये अपना एक तरतीबवार काम करते रहते हैं। या और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे आप परिंदों को देख लीजिए। कुछ परिंदे जो नीचे कम ऊंचाई पर उड़ते हैं तो हमेशा अपने पंख को हिलाते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे परिंदे ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और उनको अगर आप गौर से देखेंगे तो वो बहुत देर के बाद 1 बार 2 बार अपने पंख को हिलाते हैं और उड़ते रहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जानदार हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियां हैं,
आप देखे होंगे फूल में या पत्ते जो होते हैं पौधे के कितने तरतीब से जुड़े हुए होते हैं। आप फूलों की पंखुड़ियों के बारे में मुताला कर चुके हैं साइंस में। उसमें जितने पंखुड़ी होती है, अंकुड़ी होती है, वो सब गिने तो किसी फूल के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो सब तकरीबन एक जैसी होती है अगर बेऐब है तो। इसी तरह से अगर किसी पौधे के पत्ते के बारे में देखें तो उसके पत्ते एक मुस्तकिल तरतीब में जुड़े हुए होते हैं, या उस पर फल जो लगते हैं वो एक तरतीब में लगे हुए होते हैं। तो हमको ये समझना है कि ये हिसाबी तसाउत वही चीज़ है, किस तरह से जोड़ा गया है, किस तरतीब में लगाया गया है। इसमें हमको एक चीज़ पढ़ना है, सीक्वेंस, तवातिर। अब हमको मखलूक के बारे में, दुनिया के बारे में, कायनात के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको गिनती, आदात के बारे में पढ़ना है कि इसकी तरतीब कैसे दी गई है, इसको कैसे मुरतब किया गया है। तो असल टॉपिक की तरफ हम आते हैं कि हमको जो हिसाबी तसाउत में पढ़ना है उसके बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड पर हमने कुछ अदात को लिखा है तरतीब दे करके, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा जहाँ से हमारी अदद शुरू होती है, तबई अदद 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद गिनती सीखने के बाद हम लोग क्या सीखते हैं, पहाड़ा। 2 का पहाड़ा हमने सीखा, 2 दूनी 4, 3 6, चौका 8, 10 12। फिर उसके बाद हम क्या सीखते हैं, मुरब्बा। 1 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा, 4 का मुरब्बा, 5 का मुरब्बा, 6 का मुरब्बा। मुरब्बे के बाद हम क्या सीखते हैं, मकब। 1 का मकब, 2 का मकब, 3 का मकब, 4 का मकब, 5 का मकब। ये सब जो है एक तरतीब में है, कोई ख़ास तरतीब इसके अंदर पाई जाती है। देखिए, एक के बाद एक आने वाली अदद है, या इसको ये कहिए कि इस हर एक अदद में 2 से ज़रब किया गया है। इसमें ये वाली अदद पहाड़ा जो होता है, किसी तबई अदद को 1 से लेकर के 10 तक की तबई अदद को क्या किया जाता है, 5 का पहाड़ा है तो 5 से ज़रब कर दिया जाता है, 6 का पहाड़ा है तो 6 से ज़रब कर दिया जाता है, हासिले ज़रब है। अब यहाँ पर जो हमने बताया है ये क्या है, मुरब्बा है। ये भी एक ख़ास तरतीब है कि 1 2 3 4 अदद है हमारी, उसको हमने क्या कहा, मुरब्बा कह दिया। उसका मुरब्बा करते चले गए 1 2 3 4, तो आता चला गया, एक तरतीब में हो गया। ये भी मकब कर दिया हमने। या और कोई बहुत सारी तरतीब होती है, किसी अदद से तकसीम करने पर हासिल होने वाली अदद, या किसी अदद को नफ़ी करने पर हासिल होने वाली अदद। कुछ बहुत सारी तरतीब हो सकती है। कभी कभी होता है कि 2 गुना को मिलाया जाता है, 3 गुने को मिलाया जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है जैसे पहली अदद अगर 1 है और दूसरी 2 है, एक में 1 मिलाया गया 2 हो गया। अब 2 में 2 मिलाया जाए 4 हो जाएगा। अब फिर 4 में 3 मिलाया जाए 7 हो जाएगा। अब 7 में 4 मिलाया जाए 11 हो जाएगा। 11 में 5 मिलाया जाए तो 16 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। ये एक तरतीब, ख़ास तरतीब है। अब इसी को यहाँ पर तरतीब, जो अदद की तरतीब दी गई है, अदात के गिरोह की तरतीब दी गई है, उसको तवातर कहते हैं। एक ख़ास तरतीब में लिखे हुए अदात के गिरोह को तवातिर कहते हैं, या इसको सीक्वेंस कहा जाता है। सीक्वेंस क्या होता है कि एक किसी तरतीब में अदद जुड़ी हुई हो, आगे की अदद किसी तरतीब में बढ़ती हो या घटती हो। तो तवातिर की तारीफ़ हमको यहाँ पर याद रखना है कि एक ख़ास तरतीब में लिखे हुए अदात के गिरोह को तवातिर कहते हैं। ये भी हमारा एक ख़ास तरतीब में, ये 2 का पहाड़ा हमने लिखा है यहाँ पर 1 लिखा, 3 या आप ये कहिए कि जुफ्त अदद है। और ये हमने लिखा 1 3 5 7, ये ताक अदद है। यहाँ से अदद को लेकर के हमने थोड़ा सा बढ़ाया कि अदद के बाद ये ताक अदद है। फिर हमने एक ख़ास अदद ले लिया, सिर्फ कितना, 5 5 5 5। ये तीनों अदद में अदद बढ़ रही है आगे की तरफ, इसमें मुस्तकिल है, रुकी हुई है, और इसमें घट रही है।
अगर हम इसमें देखते हैं घट किस तरह से रही है, ये पहली वाले से ये 3 कम है, यानी इसमें से 3 नफ़ी किया गया है, फिर इसमें से 3 नफ़ी किया गया है, फिर इसमें से 3 नफ़ी किया गया है, फिर इसमें से 3 नफ़ी किया गया है। तो ये इस तरह से तरतीब चलती चली जा रही है। इसमें क्या किया गया है, इसमें 2 है तो 2 में 2 जमा किया गया है तो 4 आ गया। फिर 4 है, 4 में क्या किया गया है, 2 जमा किया गया है तो कितना आ गया, 6। फिर 6 है, 6 में क्या किया गया है, 2 जमा किया गया है, 8 हो गया। फिर इस तरह से 8 में क्या किया गया है, 2 जमा किया गया है, 10 हो गया है। फिर इसी तरह से अगर हम इसको देखते हैं, 1 है, ये 1 में 2 जमा किया गया है, 3 आ गया। फिर 3 में 2 जमा किया गया है, 5 आ गया। फिर 2 जमा किया गया है, 7 आ गया। फिर 2 जमा किया गया है, 9 आ गया है। फिर 2 जमा किया गया है, 11 आ गया। अब इसको अगर आप देखते हैं कि इस 5 में कितना जमा किया जाएगा, तो 5 आएगा 0। इसमें फिर वापस से 0 जमा किया गया है, फिर वापस से 0 जमा किया गया है, फिर वापस से 0 जमा किया गया है। तो आगे की अदद आती चली जा रही है। अब 2-2 अदद जमा करने पर आगे वाली अदद आए, 4-4 जमा करने पर आए, 5-5 जमा करने पर आए, या कोई ख़ास अदद नफ़ी करने पर आए, तो इस तरह से अगर कोई तरतीब होती, तवातिर होता है, तो इसको हिसाबी तसाउद कहते हैं। हिसाबी तसाउद क्या होता है? हिसाबी तसाउद की तारीफ़ होती है कि अगर किसी तवातर के 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क हर जगह पर बराबर होता है, एक जैसा होता है, तब उसको क्या कहते हैं? हिसाबी तसाउद कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर 2-2 का फ़र्क है, यहाँ पर भी 2-2 का फ़र्क है, यहाँ सिफ़र का फ़र्क है, यहाँ नफ़ी 3 का फ़र्क है, यानी कि इसमें से 3 नफ़ी किया गया है। तो ये जो है क्या कहलाता है? हिसाबी तसाउद कहलाता है। जो हमको पढ़ना है टॉपिक हिसाबी तसाउद का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो है, अगर किसी तवातिर में अदाद ऐसे ख़ास तरतीब में आगे बढ़ती हो, उसमें कोई एक अदद जमा करने पर या कोई एक ख़ास अदद नफ़ी करने पर आगे की अदद आती चली जाती है, तो ऐसे तवातिर को हम क्या कहते हैं? हिसाबी तसाउद कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और किसी भी, चाहे आपका ये तवातिर हो चाहे हिसाबी तसाउद हो, यहाँ पर हमको हिसाबी तसाउद पढ़ना है। हिसाबी तसाउद या तवातिर जो है 3 किस्म के होते हैं। एक हमको पढ़ना है हिसाबी तसाउद, दूसरा होता है हिंदसी तसाउद। हिंदसी तसाउद अभी निकल गया हमारे कोर्स से। पहला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जो दो बाकी बच रहे हैं वो हमको आगे क्लास में पढ़ना रहेगा। हमको अभी पहला सिर्फ हिसाबी तसाउद पढ़ना है। इससे पहले वाली जो बुक थी, इससे पहले वाला जो सिलेबस था, वो क्या था? उसमें हिंदसी तसाउद और हिसाबी तसाउद हमको दोनों पढ़ता था। यहाँ पर तो हर दूसरे साल चौथे साल सिलेबस चेंज हो जाता है और किताबें चेंज हो जाती हैं। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। अपनी बोर्ड का जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि कमी है कि हर चौथे साल 5वें साल एक नया सिलेबस आ जाता है। नहीं तो आप अगर CBSE, NCERT और दूसरे सिलेबस देखते हैं तो उसमें फ़िक्स रहता है, सिलेबस फ़िक्स रहता है। कुछ नई चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा जुड़ती रहती हैं और जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हमेशा वही चलती रहती हैं। उसमें प्रैक्टिस सेट में सवाल ज़्यादा होते हैं, कई तरह के सवाल होते हैं, बहुत तरीके के, कि अगर आप उसको हल कर लें तो किसी भी तरीके का सवाल आएगा तो हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ये सीक्वेंस या तवातर जो है या हिसाबी तसाउद जो है, इसमें हम पहले रुकन को, जो पहला रुकन होता है उसको T1 कहते हैं, दूसरा होता है इसको T2 कहते हैं, तीसरे को T3 कहते हैं। चाहे ये हो चाहे यहाँ पर हो, आपका इसमें ये T1 हो जाएगा,
ये T2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, T4 हो जाएगा। इस तरह से अगर लास्ट वाला रुकन n है तो ये Tn कहलाता है। आखिरी रुकन को Tn से जाहिर करते हैं, यानी कि nवां रुकन है अगर वो, तो इसको Tn कहा जाता है। यानी पहला T का मतलब होता है अंग्रेजी में टर्म कहा जाता है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, लास्ट में nth टर्म। तो कोई भी आपका सीक्वेंस रहेगा, तवातिर रहेंगे, उसके पहले रुकन को T1, दूसरे को T2, T3। इसी तरह से अगर हिसाबी तसाउद है तो उसमें भी हम क्या कहते हैं, पहले रुकन को T1 कहते हैं, दूसरे को T2 कहते हैं, तीसरे को T3 कहते हैं, चौथे को T4 कहते हैं, T5 कहा जाता है। इस तरह से अगर ये n है तो Tn कहलाता है। अब यहाँ पर किसी भी तवातिर का हिसाबी तसाउद होने के लिए शर्त ये है कि अगर उसके दो मुतवातिर अरकान का फ़र्क जो होता है कितना हो, मुस्तकिल अदद हो। अब दो मुतवातिर रुकन कौन सा होता है, दूसरे में से पहले को नफ़ी करते हैं, T2 माइनस T1 ए, फिर T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसको D कहा जाता है। अगर सब में एक जैसा आता है, मुस्तकिल आता है, तो इसको मुस्तकिल फ़र्क कहा जाता है, या इसको कांस्टेंट डिफरेंस कहा जाता है, और इसको D से जाहिर करते हैं। अगर किसी तवातर में हर दो मुतवातिर रुकन का फ़र्क मुस्तकिल हो, या फ़र्क मुश्तरक हो, या ये कहें कि कांस्टेंट आता है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आता है, तो उसको D से जाहिर करते हैं, और ऐसे तवातर को हिसाबी तसाउद कहा जाता है। यहाँ आम जाब्ता D के लिए लिखा जाता है कि Tn माइनस T1 प्लस n माइनस Tn, इसको D से लिखा जाता है ऐसे। तो किसी भी दिए गए तवातिर को हमको ये साबित करना है, दिखाना है, तस्दीक करना है कि वो हिसाबी तसाउद में है या नहीं, तब आप उसको क्या करेंगे, पहले रुकन को T1 ले लेंगे, दूसरे को T2, T3। यानी कि अगर हम इसको लेते हैं तो T1 बराबर 25, T2 बराबर 22, T3 बराबर 19, और T4 बराबर 16 हो जाएगा, T5 बराबर 13 हो जाएगा। इस तरह से पहले लिख लेंगे और फिर बाद वाले में से पहले वाले को नफ़ी कर देंगे। तो अगर फ़र्क जो होता है वो मुस्तकिल आता है, मुश्तरक आता है, या कॉमन डिफरेंस आता है, तो ऐसे तवातर को हम क्या कहेंगे, हिसाबी तसाउद कहेंगे। ये तस्दीक होगी अगर सबके D जो हैं बराबर आ जाते हैं नफ़ी करने पर, तब उसको हम क्या कहेंगे, हिसाबी तसाउद कहेंगे। और यहाँ पर एक दो सरगर्मी है, उसको देखते हैं हम। अभी यहाँ पर आपके बुक में पेज नंबर 58 पर सरगर्मी दी गई है, उसको मुकम्मल करना है। इस बॉक्स में क्या आएगा, 100 दिया गया है, 70 है, 40 है, 10 है, उसके बाद क्या आएगा, नफ़ी 7 है, नफ़ी 4 है, नफ़ी 1 है, 2 है, फिर क्या आएगा, 4 है, 4 है, 4 है, क्या आएगा। इसके लिए हमको ये पता करना है कैसे आता है। अब ये देखिए कि 100 में कितना मिलाने पर हमारा 70 आता है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे लेते हैं कि 100 है, 100 में मिलाने पर नहीं आएगा, नफ़ी करने पर आएगा। कितना नफ़ी करने पर आएगा, 30। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, 100 में कितना जमा कर रहे हैं, नफ़ी 30 कर रहे हैं। 100 में नफ़ी 30 जमा कर रहे हैं, तब हमारा 70 आ रहा है। तो ये हमारा 70 आ गया। अब फिर इसके बाद 70 में क्या कर रहे हैं, कितना जमा कर रहे हैं, नफ़ी 30, यानी 70 में से 30 नफ़ी कर रहे हैं, तब हमारा 40 आ रहा है। फिर इसी तरह से अब 40 में कितना मिलाया जा रहा है, तब 10 आ रहा है। 40 में जमा 30 नफ़ी किया जा रहा है, तब हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है।
अब देखना है हमको कि 10 में इसी तरह से, अब देखिए सब में 30 नफ़ी जमा किया गया है, तो अब 10 में हम क्या करेंगे, जमा 30 नफ़ी कर देंगे, तो कितना आएगा, 10 में से 30 नफ़ी करने पर नफ़ी 20 आ जाएगा। फिर इसी तरह से नफ़ी 20 में कितना मिलाएंगे, जो पहले मिलाया गया है उसी हिसाब से हमको मिलाना है आगे, तो नफ़ी 20 जमा नफ़ी 30, तो मिलकर के कितना हो जाएगा, 50, नफ़ी 50 हो जाएगा। ये अब हमको समझ में बात आ रही है कि पहले 4 अरकान में इसमें 30 नफ़ी किया गया, इसमें 30 नफ़ी किया गया, इसमें 30 नफ़ी किया गया, तो आगे वाला रुकन भी कैसे आएगा, इसमें से 10 में से 30 नफ़ी किया जाएगा, फिर जो आएगा उसमें से 30 नफ़ी किया जाएगा, तो अगला रुकन मिलेगा हमको। तो इसी तरह से अगर एक दिया गया है दूसरा, नफ़ी 7, नफ़ी 4, नफ़ी 1, अब नफ़ी 7 में कितना मिलाने पर नफ़ी 4 आएगा, यानी कि नफ़ी 7 है उससे कम हो गया है। कम होने का मतलब यहाँ पर दिखने को तो कम दिख रहा है, लेकिन ये नफ़ी वाली अदद जब कम रहती है तब बढ़ती है, तब बड़ी होती है। ये नफ़ी 7 से नफ़ी 4 ज़्यादा है। जैसे हम आगे बढ़े हैं, 1 से कितना हुआ, 2, अब यहाँ पर हमको समझ आता है नफ़ी 1 से 2 हो गया, तो इसका मतलब इसमें कुछ मिलाया जा रहा है। कितना मिलाया जा रहा है वो हमको पता करना पड़ेगा कि अगर नफ़ी 7 में कितना जमा कर दें कि कितना आ जाए, नफ़ी 4 हो जाए, तो नफ़ी 7 में कितना मिलाएंगे, 3 जमा करेंगे तो हमारा नफ़ी 4 आ जाएगा। देखिए, फिर इसके बाद इसी तरह से नफ़ी 4 में कितना और मिलाया जाए कि नफ़ी 1 हो जाएगा। वापस से हम अगर 4 में 3 मिला देंगे, मिलाने का मतलब ये है जो नफ़ी वाला जो है, नफ़ी वाले में से जमा वाला नफ़ी हो जाएगा, तो नफ़ी 1 बचेगा, तब 1 बच जाएगा। अब फिर वापस से नफ़ी 1 में कितना मिलाया जाए, तब 2 आएगा। वही वापस से बात है कि नफ़ी 1 में फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर पहले 1 है, नफ़ी 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 0 भी आएगा इसमें, तो 3 नफ़ी हो रहा है, यानी कि 3 इसमें जमा हो रहा है, तो जमा 3 हो जाएगा। तो ये नफ़ी 1 से कितना कम बढ़ रहा है आगे, नफ़ी 1 के बाद 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो 3 मिलाया गया इसमें। फिर इसी तरह से जब हर एक में हमने 3 मिलाया है, तो आगे की आदत हासिल करने के लिए 2 में हमको 3 मिलाना पड़ेगा, तो ये 2 और 3 5 हो जाएगा। फिर इस तरह से 5 में हमको क्या करना पड़ेगा, 3 जमा करना पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है 4 4 4। अब इसमें अगर हम ये देखते हैं कि इसमें 4 में कितना जमा किया गया है, 0 जमा किया गया है। मैथ्स की ज़बान में कुछ नहीं बोलेंगे कि कुछ नहीं मिलाया गया है, 0 जमा किया गया है, तब कितना आया है, 4 आया है। फिर वापस से 4 में कितना मिलाया गया है, 0 जमा किया गया है, तो ये आपका 4 आ गया है। फिर वापस से 4 में 0 जमा किया गया, तो 4 आ गया है। फिर इसी तरह से आगे की खानापुरी में यानी कि 0 जमा करते जाएंगे, तो 4 जमा 0, ये भी वापस से 4 आ जाएगा। फिर वापस से ये 4 जमा 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको 30 जमा करने पर, नफ़ी करने पर मिला है 30, नफ़ी 30 को जमा किया गया है, यहाँ पर 3 जमा को जमा किया गया है हर एक रुकन में, और इसमें 0 0 जमा किया गया है। तो ये यहाँ पर 3 मिसाल इसलिए अलग अलग ली गई है कि एक में नफ़ी वाली अदद जमा करनी पड़ी है, दूसरे में जमा वाली अदद जमा करनी पड़ी है, और तीसरे में सिफ़र यानी कि ना नफ़ी है ना जमा है। तो लेकिन हर एक बार जो है हर लाइन में एक जैसी अदद ही ली गई है। इसमें है तो नफ़ी 30, नफ़ी 30, नफ़ी 30, नफ़ी 30, नफ़ी 30। इसमें है तो 3 3 3 3, और इसमें है तो 0 0 0 0 0। अब इससे हमको ये लगता है कि अगर किसी एक तवातिर में इस तरह से अगर हम देखते हैं कि अदद किस तरतीब में बढ़ रही है, एक ख़ास अदद मिलाने पर बढ़ रही है,
आगे की आदत आ रही है, तो ऐसे तसाउद को क्या कहते हैं हम? हिसाबी तसाउद कहते हैं। अब अगर हम इसको देखें, क्या किया जाएगा इसमें? हमने क्या बताया है, डी कैसे आता है? डी बराबर क्या आता है? ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा, ये T5 हो जाएगा, T6 हो जाएगा। अगर हमको हिसाबी तसाउद में जितनी भी अदद दी गई सबको चेक करना पड़ेगा कि D बराबर क्या होता है हमारा? T2 माइनस T1 पहला। तो T2 कितना है? 70। 70 में से 100 नफ़ी करेंगे T1, तो कितना आएगा? नफ़ी 30। फिर इसी तरह से दूसरा डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अभी हम इसको डी नहीं कहेंगे, हम सिर्फ जो है इसको T2 माइनस T1 निकालेंगे, फिर T3 माइनस T2 निकालेंगे। तो T3 कितना हमारा? 40। 40 में से कितना नफ़ी करेंगे? T2 70 बराबर कितना जाएगा? नफ़ी 30। फिर इसी तरह से T4 में से हम T3 माइनस करेंगे, तो T4 हमारा कितना है? 10। 10 में से 40 नफ़ी किया जाएगा, तो कितना आ जाएगा? नफ़ी 30। अब यहाँ तक हमको अदद दी गई थी। अब हम देखते हैं कि इसमें भी 30 आया है, माइनस 30 आया है, इसमें भी माइनस 3 आया है, और इसमें भी माइनस 3 आया है। यानी T2 माइनस T1 भी माइनस 30 आया है, T3 माइनस T2 माइनस 30 आया है, T4 माइनस T3 जो है ये भी 30 आया है। तो सब जगह पर बराबर आ रहा है, इसलिए इसको D से जाहिर किया जाता है। D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कांस्टेंट टर्म जो होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है, या मुस्तकिल फ़र्क जो होता है, या मुश्तरक फ़र्क, इसको D से जाहिर करते हैं। इस D को क्या कहा जाता है? मुश्तरक फ़र्क, या मुश्तरक फ़र्क जो होता है उसको D से जाहिर करते हैं, या इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट डिफरेंस। D से जाहिर किया जाता है। अब इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ये सब सरगर्मी जो है आपको कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये है आप देखने के बाद पता चलेंगे हमको क्या करना है, यही करना है। सब रुकन पर T1, T2, T3, T4, T5 लिख लेंगे, और दूसरे में से आगे वाले में से पीछे वाले को नफ़ी करते चले जाएंगे। यानी कि हमको नफ़ी करना आना चाहिए। अब नफ़ी करना आ गया हमको, तो देखेंगे कि सबकी अलामत एक जैसी है कि नहीं, सब बराबर हैं कि नहीं है। अगर बराबर हैं तो दिया गया तवातिर जो है हमारा क्या होगा? हिसाबी तसाउद में होगा, और नहीं तो वो हिसाबी तसाउद नहीं होगा। हमको और कुछ नहीं बताना है कि ये हिंदसी तसाउद है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या कुछ भी है, ये इससे हमको नहीं मतलब। हमको सिर्फ यही बताना है यहाँ पर इस सबक में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या हिसाबी तसाउद है या नहीं है, और बाकी हमको कुछ नहीं करना है। अगर हमको किसी भी तवातिर का पहला रुकन मालूम हो जाएगा, अगर वो हिसाबी तसाउद में है, तो आगे वाला रुकन मालूम करने के लिए अगर हमको डी मालूम है, मुस्तकिल फ़र्क मालूम है, तो उसमें जमा करते जाएंगे। यानी कि अगर हमको पहला रुकन मालूम है तो आगे के रुकन मालूम करना है, तो उसमें मुस्तकिल फ़र्क जमा करते चले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो तवातर हम मालूम कर सकते हैं। अब अपने सही मकसद की तरफ चलते हैं। हिसाबी तसाउद तीसरे सबक की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पहला सवाल लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है दर्ज झेल तवातिर से कौन सा हिसाबी तसाउद है? अगर हिसाबी तसाउद हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। क्या करना है हमको? सवाल का मुद्दा समझिए। देखिए, दर्ज झेल में से कौन सा तवातिर हिसाबी तसाउद है, यानी कि ये जो सब हमने लिखा है अदद तवातर लिखा गया है, इसमें से कौन सा हिसाबी तसाउद है? अगर हिसाबी तसाउद है तो उसका मुश्तरक फ़र्क डी लिखना है हमको कि मुश्तरक फ़र्क उसका कितना आएगा, यानी डी बराबर कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी रुकन दिए गए हैं उसको T1, T2, T3 बराबर कितना है लिख लेंगे। यानी पहला रुकन बराबर कितना है, दूसरा रुकन बराबर कितना है, तीसरा रुकन बराबर कितना है,
इस तरह से लिख लेंगे। और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। देखिए 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अगर आप धीरे धीरे हर चीज़ जानते रहेंगे तो 1 नंबर वाला भी कर सकते हैं, 2 नंबर वाला भी कर सकते हैं और 3 नंबर वाले भी सवाल कर सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं कि T1 बराबर 2 है, T2 बराबर 4 है, T3 बराबर 6 है और T4 बराबर 8 है। इतना हमको दिया गया है। कभी कभी आप किताब में देखेंगे, अक्सर आगे जब चलेंगे हम, तो T1 को A से जाहिर किया जाता है। पहले रुकन को हम A से भी जाहिर करते हैं, जो चाहे T1 से लिखो चाहे A से लिखो, हमको वो समझना है कि ये पहला रुकन है। हमको अब क्या निकालना है, T2 माइनस T1 निकालना है। T2 माइनस T1 बराबर T2 कितना है 4, नफ़ी T1 कितना है 2, ये बराबर 2 आ गया। फिर इस तरह से हमको क्या निकालना है, T3 माइनस T2 कितना है, T3 6 है, 6 में से 4 नफ़ी करना है, ये बराबर 2। फिर इस तरह से T4 में से कितना निकालना है हमको, T3 निकालना है। तो T4 कितना है 8 में से 6 नफ़ी करना है, 2 आया। यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो हर एक फ़र्क जो आ रहा है, दो मुतवातिर रुकने के दरमियान का फ़र्क, वो एक जैसा आ रहा है, मुश्तरक आ रहा है। फ़र्क हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि दो मुतवातिर रुकन का फ़र्क, या अरकान लिख लीजिए, मुस्तकिल अदद है या मुश्तरक अदद है। जो कितना है, जो कि 2 है। इसलिए दिया गया तवातर तवातिर क्या होगा, हिसाबी तसाउद होगा। हिसाबी तसाउद है। इसको AP भी लिखते हैं, हिसाबी तसाउद को AP भी लिखते हैं। और हमको D बताना है, मुश्तरक फ़र्क कितना है हमारा यहाँ पर, 2 है, तो इसलिए D बराबर 2। अब सब में 2 बराबर आया, इसलिए ये D हो जाएगा आपका। फिर इसी तरह से अगर हम इसको करते हैं, इसको देखते हैं, इसको अगर हम ये 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। 7/2 5/2 का मतलब हमको मालूम होना चाहिए। बटे 2 का मतलब होता है आधा। आधा का मतलब 5 का आधा कितना, अगर आप समझते हैं तो 2.5 होता है। 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है। अगर इसको हम या करके ऐसे लिख लें, 2, 5 का आधा 2.5, 2/5, या 5 को 2 से तकसीम कर लीजिए, आपका 2/5 आ जाएगा। फिर 3, फिर 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5, और इस तरह से आगे आता चला जाएगा। अब इसमें भी क्या करना है आपको, T1 T2 T3 तय कर लेना है कितना होगा। T1 यानी A बराबर कितना हो जाएगा, 2, T2 2/5, T3 3, T4 3/5। तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए T2 माइनस T1 निकालेंगे, कितना आएगा, T2 कितना है 2/5, नफ़ी 2। ये नफ़ी करना आपको आना चाहिए। ये कैसे नफ़ी होता है, 2/5 में से 2 नफ़ी करना है तो हमको 2/0 नफ़ी करना होगा, तब ये 5 आ जाएगा, अशरिया 0, 0/5 आ जाएगा। ये अगर नफ़ी करना आपको नहीं आता है तो आपका सवाल आना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसी तरह से T3 माइनस T2, T3 कितना है हमारा, 3 है, 3 नफ़ी T2 कितना है, 2/5,
3 में से नफ़ी करना है 2 असरिया 5, तो 3 असरिया 0 लिखेंगे और 2 असरिया 5 को नफ़ी कर देंगे। ऐसे लिखेंगे तब हमारी गलती नहीं होगी, ये 0 असरिया 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह से T4 माइनस T3 करेंगे। क्या है, T4 कितना हमारा 3 असरिया 5 माइनस 3, ये बराबर 0 असरिया 5। ऐसे ही करके देख लेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ये मुश्तरक है। फ़र्क क्या है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं फ़र्क मुश्तरक है या मुश्तरक है। अगर फ़र्क मुश्तरक होता है तो इसी को डी कहा जाता है, और जब फ़र्क मुश्तरक रहेगा तो इसलिए ये तवातर क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। इसलिए दिया गया तवातर, दिया हुआ तवातिर एपी में है। एपी ऐसे लिख देते हैं तब भी चलता है, या हिसाबी तसाउद में है। और डी कितना आ गया हमारा, डी बराबर यहाँ पर आया है 0 असरिया 5। ये आपको आना चाहिए करना। फिर इसी तरह से आपका अगला है, हमने 5वां लिया इसका 0 नफ़ी 4 नफ़ी 8 नफ़ी 12। तो इसमें भी यही हमको करना रहेगा कि T1 T2 T3 ले लेना रहेगा। ये आपका T1 हो जाएगा, T1 बराबर 0, T2 बराबर -4, T3 बराबर नफ़ी 8 और T4 बराबर हमारा कितना रहा है, नफ़ी 12। देखिए भी आपको क्या करना है, नफ़ी करना है, छोटी छोटी अदद का नफ़ी है। ये अगर आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आता है तब भाई कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं कि आप नंबर पाएंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, पहले T2 माइनस T1 करना है। T2 माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा, T2 कितना है, नफ़ी 4 नफ़ी 0, तो ये बराबर हो जाएगा, नफ़ी 4 में से नफ़ी 0 किया जाएगा तो नफ़ी 4 ही आ जाएगा। फिर इसी तरह से T3 माइनस T2 करना है। T3 कितना है, नफ़ी 8 और नफ़ी 4, नफ़ी 4 करना है, नफ़ी, और T2 की कीमत कितना है, नफ़ी 4 है। तो यहाँ पर हमको मालूम होना चाहिए कि जब दो अलामत एक साथ होती है, यानी कि ये नफ़ी और नफ़ी का जरब है, और नफ़ी और नफ़ी का जरब क्या हो जाता है, हमारा जमा हो जाता है। तो नफ़ी 8 जमा 4 हो जाएगा। अब नफ़ी 8 जमा 4, ये आपको आना चाहिए कि 8 नफ़ी है और 4 जमा है, इसका मतलब ये जमा नहीं होगा। जब दो अलामत अलग अलग रहेंगी, दोनों अदद की मुख्तलिफ रहेंगी, तब वो नफ़ी ही होगा। कितना भी बीच में नफ़ी हो या आपका लिखा हो कि उसको आपको जमा करना है तो जमा नहीं होगा। 8 में से नफ़ी 8 में से 4 नफ़ी हो जाएगा। ये अदद बड़ी आपकी दिख रही है 8, इसलिए इसकी अलामत आ जाएगी नफ़ी 4। फिर इसी तरह से T4 माइनस T3 करना है हमको। T3 कितना है हमारा, T4 कितना है, T4 हमारा है नफ़ी 12, नफ़ी T3 कितना है, नफ़ी 8 है। ये भी वही हो जाएगा, नफ़ी 12 जमा ये नफ़ी का जरब जमा हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब 8 में से 12 नफ़ी कर देंगे तो नफ़ी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर नफ़ी 4 आया, यहाँ पर नफ़ी 4 आया, यहाँ पर नफ़ी 4 आया। ये क्या आ रहा है, फ़र्क क्या आ रहा है, मुश्तरक आ रहा है। और कितना है, इसी को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। अगर फ़र्क मुश्तरक है तब उसको डी कहा जाता है। और जब फ़र्क मुश्तरक है तो आपको यही जुमला लिखना पड़ेगा कि दिया गया तवातर जो है क्या है, हिसाबी तसाउद यानी एपी में है, और डी बराबर हमको लिखना है कि डी कितना आ रहा है, नफ़ी 4। आप एक लाइन लिख लेंगे, हो जाएगा आपका। फिर इसी तरह से अगर हम 7वां सवाल लेते हैं, 3 है, 3 जमा जजर 2 है, 3 जमा जजर 2 है, इस तरह से आगे अदद है।
ये जजर वाली अदद देख करके बच्चे घबराते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब काम शुरू करिए। कहाँ से करना है हमको? T1 लिखना है कि T1 बराबर 3 है, T2 बराबर 3 जमा रूट 2 है, फिर T3 बराबर है हमारा 3 जमा 2 रूट 2, और T4 बराबर है हमारा 3 जमा 3 रूट 2। अब जो हमको काम करना वही काम करते चले जाएंगे। हमको ये नहीं देखना है कि ये रूट वाला है, रूट वाले से मतलब नहीं है। हमको नफ़ी करना है, T2 माइनस T1 करना है, वो कर देंगे। T2 माइनस T1, T2 कितना है? 3 जमा रूट 2। इसमें से क्या करना है? नफ़ी T1 करना है, तो नफ़ी 3। तो यहाँ पर 3 में से 3 नफ़ी हो जाएगा, यानी 3 जमा है, 3 नफ़ी है, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। ये बचे कितना? जजर 2। फिर इसी तरह से T3 माइनस T2 करेंगे। T3 कितना हमारा? 3 जमा 2 रूट 2। अब नफ़ी करना है हमको T2 कितना है? 3 जमा रूट 2। अब यहाँ पर एक बात आपको जानना होगा कि जब ये कौस खुलेगा, इसके बाहर माइनस अलामत है, तो अंदर की अलामत बदल जाएगी। ये हो जाएगा 3 जमा 2 रूट 2 नफ़ी 3 नफ़ी रूट 2। ये 3 जमा से और 3 नफ़ी कट जाएगा। अब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? रूट 2 बच जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि 2 रूट 2 और रूट 2 जो है, या जजर 2 और 2 जजर 2 जो है, इसको जब नफ़ी किया जाएगा तो ये 1 जजर 2 है। ये अगर आप बात में समझते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर इस तरह से T4 है, T4 माइनस T3। T4 कितना है? 3 जमा 3 जजर 2। नफ़ी T3 कितना है? 3 जमा 2 जजर 2। इसको भी एक बार कॉस खोल लिया जाएगा, तो 3 जमा रूट 2 नफ़ी 3 नफ़ी 2 रूट 2। ये 3 जमा और 3 नफ़ी कट जाएगा। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 नफ़ी करना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। अब अगर हमारा ये दोनों सब बराबर आ रहा है, फ़र्क देखिए, रूट 2 आ रहा है, इसमें भी रूट 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? फ़र्क मुश्तरक आ रहा है, मुश्तरक फ़र्क आ रहा है। इसको मुश्तरक फ़र्क कहते हैं, या फ़र्क मुश्तरक है। ये मुश्तरक फ़र्क है, यानी D है ये, तो जब D है तो हमको यहाँ पर लिखना होगा कि ये दिया गया तवातर हिसाबी तसाउद में है या AP में है, और D बराबर कितना हो जाएगा? जजर 2 हो जाएगा। इस तरह से जितने भी सवाल हैं इसके आप कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए। अगर बराबर नहीं आता है फ़र्क जो है, जैसे हर एक में हमने जितना सवाल लिया उसमें सब में फ़र्क बराबर है, तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि ये दिया गया तवातर हिसाबी तसाउद में AP में है और D कितना आ रहा है। और अगर बराबर नहीं आएगा फ़र्क, तब आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिख देना है कि फ़र्क जो है मुश्तरक नहीं है, इसलिए दिया गया तवातर हिसाबी तसाउद में नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर।